करते हैं फिर। हमने अभी तक जाना था प्रथम भाव से विचारणीय विषय, द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से। आज हम जानेंगे चतुर्थ भाव से किन किन विषयों को विचार देखा जाता है, विचार किया जाता है। तो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं वाटिका ग्राम गेहाति वृद्धि स्थानम गमागमो प्रवेशम मातरम चैव निधि मंत्रोषधम सुखे। राजीव श्रीमाली जी अपना म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट है। तो कह रहे हैं वाटिका अर्थात बगीचा, बाग बगीचाओं का विचार चतुर्थ भाव से किया जाना चाहिए। ग्राम अर्थात गांव का विचार, और गेहादि अर्थात मकान। आपका जीवन में मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आपके मकान स्वयं आप निर्माण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना हाई लेवल का मकान बना पाएंगे या नॉर्मल मकान होगी आपकी, इसके विषय में आप जान सकते हैं। वृद्धि स्थानम अर्थात आप जीवन में कितना आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ठीक है। स्थानम अर्थात पदवी, आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। गमन और आगमन इत्यादि। प्रवेशम अर्थात आपका प्रवेश का तात्पर्य आप ऐसा लगा सकते हैं कि गृह प्रवेश इत्यादियों में भी आप इसको ले सकते हैं, या आपका उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वहां आपका प्रवेश होगा कि नहीं होगा। या आप किसी चीज को मतलब आप फॉर्म फिलअप आपने डाले हैं, तो उससे शिक्षा प्राप्त करने में आपको कहीं कहीं स्कूलों में दाखिला इत्यादि होता है, तो वहां आपको प्रवेश मिल सकती है कि नहीं मिल सकती इत्यादियों का विचार जो है किया जाता है। और मातरम चतुर्थ भाव से माता का भी विचार किया जाता है। और निधि मंत्र औषधम सुखे अर्थात गड़ा हुआ धन और मंत्र और औषधियों का भी विचार जो है चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। और इसे हम सुख भाव के नाम से भी चतुर्थ भाव को जाना जाता है, क्योंकि सुख का अनुभूति जो कराती है वो माँ है। जिनके जीवन में माँ का प्रेम, माँ का स्नेह अगर मिलता है तो सुख की अनुभूति होती है। और जिनके जीवन में माता का सुख प्राप्त नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन जो है कठिनाइयों से बीतती है। तो ऐसा देखा गया है बाल्यकाल में जिनकी माँ, जिनको माता का सुख प्राप्त नहीं होता है तो बच्चों के लिए बहुत कष्टमय होता है जीवन। तो पंचम भाव से क्या क्या हमने चतुर्थ भाव से जाना, वाटिका अर्थात बगीचा। आपके चाय जैसे कि आसाम में हम देखेंगे तो चाय पात बगान या होता है, तामुल बगान होता है, बगीचा होता है। या आप बिहारों में की तरफ देखेंगे तो वहाँ फलों का, आम का जो है बगीचा इत्यादि देखेंगे। आप जम्मू कश्मीर इत्यादि में जाएंगे तो सेव इत्यादियों का बगीचा। ठीक है। किसी को होगा कि नहीं होगा तो इत्यादियों का विचार देश काल परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए, कहाँ कौन से बाग बगीचे इत्यादि होते हैं, तो उसके अनुसार भी हमें देखना चाहिए। तो बाग बगीचा हो गया, गांव में मकान, अगर भूमि कितना होगा उनका, ठीक है, जीवन में कितना उन्नति कर पाएंगे वो, पद पद प्रतिष्ठा में कितनी प्रगति होगी, उन्नति होगी। गमन आगमन अर्थात उनके पास जो धन होगा, चल चल संपत्ति होगी या अचल संपत्ति होगी। ठीक है। गमन आगमन अर्थात उनका देशों में कितना भ्रमण होगा या नहीं होगा। ठीक है। यात्रा इत्यादि कितना होगा, नहीं होगा। प्रवेश अर्थात उच्च शिक्षा या उच्च कोई चीजों में वो प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ऐसे प्रश्न कुंडली में बना करके देखा जाता है। तो उसमें और माता का विचार और गड़ा हुआ धन और मंत्र, औषधि और बंधु का भी विचार चतुर्थ भाव से करना चाहिए। अब पंचम भाव से विचारणीय विषयों को कहते हैं यंत्र मंत्र तथा विद्या बुद्धेश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्यापभ्रंशादीन पश्येत पुत्रालयात् बुधः। यंत्र, यंत्र, मंत्र और विद्या, बुद्धि और पुत्र
राज्य प्रभंशाधीन अर्थात राज्य प्रभंश अर्थात राजाओं का आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको उच्च शिक्षा के साथ साथ में आपको नौकरी इत्यादियों का विचार जो कर्म स्थान से करते हैं पंचम भाव से भी उनके अंदर की जो आप कह सकते हैं कि जो विद्या होगी, विद्या के आधार पर वो कितने स्वयं को धन को अर्जित करने वाले होंगे, बिना राजपाट के सहयोग से भी वो कितने आगे जा सकते हैं, या उनके पास जो सामर्थ्य होगा, तो आप ये ऐसा भी आप आकलन लगा सकते हैं। और पुत्र संतान का भी विचार जो है पंचम भाव से करना चाहिए। संतानों का विचार खास करके आपका पंचम भाव से पुत्र संतान का विचार, विद्या का विचार, और आपका जो है विवेक का विचार, बुद्धि का विचार। जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ब्रिलियंट होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जो है आप मान लीजिए कि ब्रिलियंट माइंड का नहीं होगा, कुशाग्र बुद्धि का नहीं होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान होगा तो ही जीवन में हर समस्याओं का समाधान होता है। कहते भी हैं मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। सभी के जीवन में जो गरीब भी हो, मूर्ख भी एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और विद्वान भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। बुढ़ापा दोनों के जीवन में आती है, विद्वान के जीवन में भी हो आती है बुढ़ापा, और मूर्ख के जीवन में भी, और आपदा दोनों के जीवन में आते हैं। लेकिन जो विद्वान होगा वो ज्ञानों से समाधान करेगा, और जो मूर्ख होगा वो रो करके हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, ऐसा कहते हुए वो समय को नष्ट करता है। इतना ही अंतर है। इसलिए ज्ञान होगा तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, तो हर समस्याओं का समाधान करने वाला होगा, ऐसा जानना चाहिए। पंचम भाव से हमने ये जाना। अब षष्ठ भाव से विचारणीय विषय के बारे में कहते हैं, मातुलांतक संकानाम शत्रुंश्चैव व्रणादिकान् सपत्नी मातरम चापि षष्ठ भावान् निरीक्षयेत्। कह रहे मातुलांतक शंका नाम, मातुल का तात्पर्य होता है मामा, अंत का अर्थात मृत्यु, शंका नाम अर्थात रोग, और शत्रुंश्चैव व्रणादिकान् शत्रु, और व्रण का तात्पर्य फोड़े फुंसी इत्यादि, और सपत्नी मातरम सौतेली माँ, और इन विषयों का विचार जो है शत्रु भाव अर्थात छठे भाव को हम शत्रु भाव भी कहते हैं, ये षष्ठ भाव से विचार करना चाहिए। तो षष्ठम भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए? मामा, मृत्यु, रोग, शत्रु, फोड़े फुंसी इत्यादियों को व्रण कहते हैं, सौतेली माँ, इन सब का विचार शत्रु भाव अर्थात षष्ठम भाव से विचार करना चाहिए। अब सप्तम भाव से विचारणीय विषय के बारे में कहते हैं, जायामध्व प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम च स्वदेहस्य जाया भावान् निरीक्षयेत्। अब ये देखिए सप्तम भाव से भी मृत्यु का विचार के बारे में बता रहे हैं, आपका षष्ठ भाव से भी बता रहे हैं, तृतीय भाव से भी बता रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, क्योंकि षष्ठम भाव जो होता है वो शत्रु का भी होता है। शत्रु आपसे अधिक बलशाली होता है तो आपका प्राण को भी हरण कर ले सकता है, तो इसलिए भी वहां आयु का विचार करने के लिए बता रहे हैं। और आपका शत्रु हमेशा आपको परेशान करता है, पीड़ित करता है, तो आपको आप जीवित होकर के भी मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगते हैं। तो इसलिए जो है रोग का भी स्थान है षष्ठम भाव, इसलिए आप जो है रोगी होते हैं तो आप जो है ना और जिंदे होकर के भी, आप जीवित होकर के भी रोगों से ग्रसित होकर के मृत्यु तुल्य कष्ट को भोग सकते हैं, इसलिए उसको मृत्यु को भी इस प्रकार से दिया गया है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ सप्तम भाव से जो बता रहे हैं, जाया मध्व प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम च स्वदेहस्य जाया भावा निरीक्षयत, अर्थात सप्तम भाव से जो जाया का तात्पर्य होता है पत्नी, और मध्व प्रयाणम अर्थात यात्रा, व्यापार,
वाणिज्यम का तात्पर्य व्यापार, नष्ट वीक्षणम अर्थात नष्ट वस्तु की शोध, और मरणम च स्वधेयस्य मृत्यु, ये सब का विचार जो है सप्तम भाव से करना चाहिए। अब जो है यहाँ भी मृत्यु का भी विचार, क्योंकि ये मारक स्थान होता है, सप्तम भाव जो है मारक स्थान होता है। कोई कोई जो व्यक्ति जो है विवाह कर लेते हैं, विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन घटना क्या होता है, कभी कभी दोनों में पत्नी अगर उससे विचार मिलते हो तो उनका जीवन जो है बढ़िया चलता है, लेकिन रोज ही कलह होता है तो उनका क्या है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। शादी के बाद जो होता है कि मांगलिक दोष इत्यादि दोष होने के कारण भी बहुत सारे कष्ट को भोगना पड़ता है। ठीक है, विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सारी बातें हैं, और आपका यहाँ से बिजनेस इत्यादियों का भी संबंध जो है सप्तम भाव से विचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में इत्यादियों में आपको उतार चढ़ाव हो जाता है, तो व्यक्ति का उस समय अकाल मृत्यु अर्थात किसी प्रकार से जो है वो दुर्घटना भी घट सकती है उनके जीवन में। तो मारक स्थान भी होने के कारण आयु का भी विचार करना चाहिए। स्त्री का कुंडली होगा तो सप्तम भाव से पति का विचार करना चाहिए, और पुरुष का कुंडली होगा तो सप्तम भाव से पत्नी का विचार करना चाहिए। और यात्रा, आपका गमन यात्रा का भी विचार जो है सप्तम भाव से करना चाहिए, और व्यापार का भी, नष्ट वस्तु की शोध का भी, और मृत्यु का भी ये सप्तम भाव से विचार करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं अष्टम भाव से विचारणीय विषयों में आयुरणम रिपुम चापि दुर्गम मृतधनम तथा गत्यनुकादिकम सर्वम पश्येद्रंध्राद्विचक्षणः, अर्थात पूर्ण आयु का जो स्थान होता है, आपका विशेष जो आयु का स्थान होता है वो अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव प्रमुख होता है आयु से संबंधित जो विचार किया जाता है। तो ये कह रहे हैं आयु और रण, रण का तात्पर्य होता है युद्ध, शत्रुओं से युद्ध, युद्ध में आपको विजय प्राप्त होगा या पराजय प्राप्त होगा, इसका जो विचार जो है आपको अष्टम भाव से करना चाहिए। और रिपुम अर्थात शत्रु का भी विचार अष्टम भाव से कर सकते हैं। दुर्गम मृत धनम तथा, अर्थात दुर्ग, अर्थात दुर्ग का तात्पर्य होता है किला, और मृत धनम तथा मृत व्यक्ति का धन आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसा मान लीजिए जैसे कि आपके परिवार में जैसे कि कोई किसी का निधन हो गया, तो उनको जो है हिस्सा में प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मृत धन का तात्पर्य ये आप जाने, मृत व्यक्ति का धन। और गत्यनुकादिकम सर्वम, हाँ, पूर्व जन्म की स्थिति आदि का भी विचार जो है रंध्र पश्येत् रंध्राद् विचक्षण, अर्थात ये रंध्र भाव अर्थात अष्टम भाव से विचार करना चाहिए। क्या क्या? आयु, युद्ध, शत्रु, दुर्ग अर्थात किला, मृत व्यक्ति का धन अर्थात किसी का वंशों में, अपने परिवारों में मृत्यु होने के बाद जो है उनको वसीयत मिल प्राप्त होती है इत्यादियों का विचार। और गत्य नूकादिकम सर्वम, पूर्व जन्म की स्थिति आदि का विचार रंध्र भाव से अर्थात अष्टम भाव से विचार करना चाहिए। तो ये आज का 4 मुख्य पॉइंट है। इसके साथ साथ में आइए अन्य पॉइंट को भी हम ये इसको देख करके हम याद करने के लिए प्रयास करेंगे, या बिना श्लोक के याद करना चाहते हैं तो आज हमने जो जो पढ़ा था चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम। तो चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव से हम ले लें, ये विषय याद होना परम आवश्यक है। इसे तनु भाव भी कहते हैं, लग्न भाव भी कहते हैं। शारीरिक संगठन, रूप, रंग, आकृति, स्वास्थ्य, स्वभाव, सुख दुख, प्रारंभिक जीवन। सुख दुख इसलिए इसमें बताया गया है क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर स्वस्थ होगा तो सुख की अनुभूति होगी, और शरीर बीमारों से ग्रसित होगा तो व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता और दुख की अनुभूति जरूर होगा करेगा। ठीक है, उसी प्रकार द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं, और इसे कोष, पारिवारिक स्थिति,
नेत्र, दाएं नेत्र और वाणी का भी विचार जो है द्वितीय भाव से करना चाहिए। तृतीय भाव से जो होता है, तृतीय भाव को सहज भाव भी कहते हैं। पराक्रम अर्थात साहस का भी, साहस कितना होगा, उद्यम, धैर्य, कार्य करने की उत्साह और धैर्य कितना होगा, और भाई और बहनों का जो विचार जो है तृतीय भाव से करना चाहिए। अब यहाँ पराक्रम इसलिए दिया है, भाई बहनों का जिसको साथ मिलता है, प्राप्त होता है, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, और जिन्हें प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति क्या होता है कि कोई भी न जो है वो इतना पराक्रमी नहीं होता है व्यक्ति। बंधुओं का भी अगर उसे साथ नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति पराक्रमी नहीं होता है। और चतुर्थ भाव जो है सुख भाव भी कहते हैं। चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव से मुख्य रूप से माता का स्थान बताया गया है, और भूमि का, संपत्ति का, मित्र बंधु का, और सवारी अर्थात गाड़ी घोड़े इत्यादियों का। घोड़े को आजकल हम ना ले, कार पकड़ सकते हैं, वाहन का सुख, ठीक है। चौपाई, चौपाई का तात्पर्य ये आपको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप जो है, चौपाई का तात्पर्य आप ऐसा जाने कि जैसे कि होता है, जैसे कि बिस्तर इत्यादि जो होगा, राज सिंहासन ऐसा होगा या किस प्रकार का होगा, उनको आप ऐसा जाने, क्योंकि ये भूमि और संपत्ति और मकान का भी विचार जो करा रहा है। और चौपाई का तात्पर्य आप जो है मकान से संबंधित उनका भौतिक जो है सुख के बारे में आप जान सकते हैं। उसमें आप जो है उनका रहन सहन, स्टाइल लाइफ कैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई 250 रुपए का कुर्सी में भी रहता है, कोई 2.5 लाख का कुर्सी का भी वो प्रयोग करता है, कोई बहुत महंगे महंगे भी करता है। तो उसी प्रकार जो है अपना सोने का जो बिस्तर इत्यादि जो होता है, कोई 1000-2000 का होता है, कोई 10,000 का होता है, कोई लाखों का भी बना लेता है, कोई करोड़ों का भी बना लेता है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कृषि आदि का कर्म। जब भूमि चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है तो व्यक्ति के पास भूमि होगा तो जरूर उसका बाग बगीचा इत्यादि होगा, कृषि से संबंधित कार्य होगा, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। अब पंचम भाव जो होता है वो सुत, सुत का तात्पर्य होता है पुत्र का, गर्भ विद्या अर्थात गुप्त विद्या जिसे हम कहते हैं, बुद्धि का, संतान का, यंत्र का और विद्या का विचार जो है आपका पंचम भाव से करना चाहिए। षष्ठम भाव से शत्रु का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, मामा का और मौसी का विचार, और सौतेली माँ का जो विचार आपका षष्ठ भाव से करना चाहिए। सप्तम भाव से जो है जाया अर्थात पत्नी का, ठीक है, पुरुष का कुंडली होगा तो पत्नी का, और स्त्री का कुंडली होगा तो पति का। और विवाह का स्त्री सुख, और पुरुष के लिए स्त्री सुख और स्त्री के लिए पति सुख, भागीदारी, ठीक है, दोनों का। और विदेश गमन और काम विकार, व्यापार और इत्यादियों का जो विचार जो है आपको सप्तम भाव से करना चाहिए। अष्टम भाव से आयु का, गुप्त धन, मृत्यु, दुख, गुप्तेंद्रिय, पूर्व जन्म, आयु और प्रमाण इत्यादियों का विचार अष्टम भाव से करना चाहिए। तो ये हमारा मुख्य मुख्य हो गया है। इसमें अगर और अन्य विषय छूटा हुआ है तो भी हम इस विषय, इस कुंडली से भी हम मेन मेन विषय को ले सकते हैं। जैसे कि इसमें द्वितीय भाव से हमने वाणी को छोड़ा था, दाएं नेत्र को छोड़ा था, ठीक है, इसको पकड़ ले। धन भाव तो है ही है, प्रथम भाव से तो आपने जान लिया। द्वितीय भाव का ये वाणी और दाएं नेत्र। तृतीय भाव से भाई बहन और पराक्रम, ये तो पढ़ा ही था। चतुर्थ भाव से भूमि, वाहन, सुख, संपत्ति, माता का विचार, ठीक है। और पंचम भाव से प्रेम अर्थात प्रेम इत्यादि का, अर्थात उनका लव मैरिज होगा या ऐसे विवाह जो किस प्रकार से होगा, ठीक है, इत्यादियों का विचार जो है आपका पंचम भाव से, संतान का और शिक्षा का, विद्या का। और आपका षष्ठम भाव से कर्ज, रोग, शत्रु और क्या लिखा है, आय यश चिंता, अर्थात ऐसा आप कह सकते हैं रोगों से ग्रसित होने के कारण व्यक्ति शत्रुओं का भय,
भय के कारण एक चिंताग्रस्त होना इत्यादियों का भी विचार षष्ठम भाव से करते हैं। और सप्तम भाव से जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, मार्ग के स्थान और वासना, कितना व्यक्ति जो है भोगी होगा का इत्यादियों का विचार, व्यापार का विचार इत्यादि सप्तम भाव से करना चाहिए। अष्टम भाव से आयु, जीवन, दुर्घटना, गुप्त धन और मृत्यु और पूर्व जन्म की स्थिति इत्यादियों का भी विचार जो है किया जाता है। तो ये जो जो मुख्य है आपको जरूर याद करना चाहिए। तो सबसे पहला या एक विषय को पकड़ेंगे तो पहले भाव को तन भाव, द्वितीय भाव को धन भाव, तृतीय भाव को सहज भाव, भाई बहनों का, चतुर्थ भाव माता का, पंचम भाव विद्या का, संतान का, षष्ठम भाव मामा का, कर्ज का, शत्रु का, और सप्तम भाव विवाह से संबंधित, और अष्टम भाव आयु से संबंधित। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को समझ में आ रहा है या कोई कठिनाई हो तो बताएं। ना आ रहा सूर्य जी। गुरुदेव गुरुदेव प्रश्न है। हाँ बताइए। ये चतुर्थ भाव जो है शयन सुख या निद्रा का विचार किया जाता है उसमें। हाँ, शयन सुख का भी आप देखिए। भूमि, देखिए एक बात होता है, भूमि, वाहन इत्यादियों का जब आप विचार कर रहे हैं तो शयन सुख का भी देखिए। भवन आपका बढ़िया होगा तो आपका शयन जो है बढ़िया ही होगा। लेकिन बात यह है, इसमें जो शयन सुख के बारे में, निद्रा के बारे में हम विचार करने से पहले, स्वस्थ शरीर होगा तो निद्रा बढ़िया होगी, अस्वस्थ शरीर होगा तो निद्रा बढ़िया नहीं होगी। और जिसके व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा पीड़ित रहता है तो उसकी निद्रा हमेशा डिस्टर्ब बना रहता है, क्योंकि चिंता से ग्रसित व्याकुल व्यक्ति का निद्रा कभी भी बढ़िया नहीं होती है। इसलिए चंद्रमा का भी विचार जरूर करना चाहिए, ठीक है। जी जी जी। और क्योंकि गुरुदेव, हाँ हाँ बताइए। और ये ऋण है, ऋण के किस दिन लेना चाहिए? जी जी जी। कर्ज कर्ज। कर्ज का जो होता है आपका षष्ठम भाव से विचार किया जाता है। तो व्यक्ति कर्जों में डूबा है कि नहीं है, कर्ज में डूबेगा कि नहीं डूबेगा इत्यादि। जो बैंक में लोन वगैरह लेकर के कोई कार्य आप प्रारंभ करते तो आप कार्य में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे? सक्सेस नहीं होंगे तो कर्ज में डूब जाएंगे। नहीं, वो किस दिन लेना चाहिए? किस दिन लेना चाहिए हाँ कर्ज। कर्ज? देखिए आपका जब कुंडली में, देखिए कुंडली में जब ग्रह आपका अनुकूल समय चल रहे हो, योगिनी दशा में, विंशोत्तरी में समय अनुकूल आपके बढ़िया चल रहा है, उस समय आप कर्ज लेकर प्रारंभ करना चाहते हैं कोई भी कार्य तो आप सफल होंगे। और कुंडली में आपका अनुकूल नहीं समय चल रहा है, प्रतिकूल समय चल रहा है, और कर्ज लेकर के आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप डूब गए। तो वो देखना चाहिए आपका कर्ज लेते समय आपका ग्रहों की दशा, अंतर दशा आपका बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जी जी। कई कई उसके लोग बोलते अनुरूप हैं बुधवार को लेते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है कर्ज। वो बार से देखिए, बारों से देखने से ही मात्रा नहीं होगा, ये कटने वाला है और जी 10 जी मिनट बाद कट जाएगा। देखिए उग्रवार जो होता है, हमने पढ़ा था उग्रवार कौन कौन से हैं, उसको कोई भी कार्य के लिए जो है नहीं आया। रविवार, ठीक है, जी रविवार को उग्रवार कहते हैं। मंगलवार उग्रवार है, ठीक है। जी जी। शनिवार शनिवार। उग्रवार है, जी ठीक है। और आपका जो है शुभ वारों में आता है सोमवार, सोमवार के बाद आएगा आपका बुधवार, बुधवार के ये बाद गुरुवार, ये शुक्रवार, ये 4 बार होते हैं ये शुभ बार, शांत बार होते हैं। और ये 3 बार जो शुक्रवार होते हैं। तो इनमें जो है कोई भी कार्य जो है अगर आप बचना चाहे तो इन वारों में बचना चाहिए, और ठीक है। गुरुदेव गड़ा हुआ धन अष्टम भाव से देखते हैं। अकस्मात आपको जो गड़ा हुआ धन, अकस्मात धन प्राप्ति के जो योग बनते हैं, गड़ा हुआ धन किसी को मिलता है कि नहीं है? कहीं जैसे कि मान लीजिए कहीं कोयला खदानों में उनको हीरा मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, होता है कि नहीं होता है? जी 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 तो इत्यादियों का विचार जो है, या मान लीजिए घर में मकान में भी कोई गड़ा हुआ धन ऐसा होता है, कहीं जो है भूमि खनन हो रहा है तो वहां आप अचानक कहीं से कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये चीज सारी बातें। ये जी हमारे अन्य यहाँ भी। किसी का कोई प्रश्न? हाँ बताइए।
हमारे यही प्रश्न हुआ था, गड़ा हुआ धन के लिए 8 लोगों की जान चली गई। कहाँ नौ पे? ज्योतिष, यहाँ बड़ौदा में 9 ज्योतिषियों ने उसे बोला कि आपके घर में गड़ा खोया हुआ आदमी का इत्यादि वो विचार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि आयु, उनका विचार, हमको प्रश्न कुंडली, उनका कुंडली है तो एक सबसे पहले तो आयु का विचार करना चाहिए। ठीक है, जी आयु अगर उनका ठीक है तो आप ऐसा जी कह सकते हैं कि जैसे कि शनि जो ग्रह है वो विलंब से गति करने वाला ग्रह है, तो उनका प्रभाव प्रश्न कुंडली में कैसा बन रहा है। तो विलंब वाले ग्रह केंद्रों में स्थित है वो चीज है, तो आपको उनको क्या होगा कि बहुत दिनों बाद उनका जो है प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर उनका जो है आयु का स्थान का जो स्वामी है अगर ये पीड़ित होता है, पाप ग्रहों से ग्रसित होकर के वो चीज रहता है, अगर अष्टम भाव आयु भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि रहती है तो शीघ्र ही प्राप्त होता है। लेकिन और इसमें पाप ग्रहों से वो पीड़ित रहता है तो व्यक्ति उतना ही जो है विलंब से वो प्राप्त हो सकता है या नहीं भी प्राप्त हो सकता है, इत्यादियों का विचार इससे भी करते करते और अंधलोचन मंदलोचन सुलोचन और नक्षत्रों से भी विचार किया जाता है। जी जी, अन्य को बताइए, कोई कोई और बात है तो। उधर वास्तु भी सिखाते हो आप? जी जी, वास्तु भी सिखाते हो आप? वास्तु अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। वास्तु पढ़ाने में देखिए, वास्तु में पढ़ाने में मेरे को अभी बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। जी जी, जी गुरुदेव, ये वास्तु तो दोष पढ़ाए तो कैसे बताना। देखे जाते हैं? वास्तु दोष के लिए तो देखिए बहुत सारी बातें होती है। जो भवन निर्माण किया जाता है, आग्नेय मातृका वेदी वास्तु वेदी च नैऋति वायव्यम क्षेत्रपाल से ईशान्यम तु नवग्रह बोल करके एक श्लोक है। यज्ञ मंडप में कहाँ कहाँ किस किस वेदियों का स्थापना किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आग्नेय कोण में अग्नि से संबंधित कार्य होना चाहिए घर का। और आपका नैऋत्य कोण में लेटिंग बाथरूम इत्यादियों का जो है नैऋत्य कोण में दक्षिण भाग में या पश्चिम भाग में, और इत्यादि जो के प्रमुख लोगों का में होनी चाहिए। और आप उत्तर के होना चाहिए इत्यादि। आवाज उत्तर गुरुदेव, भी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। म्यूट कर ले, सभी लोग म्यूट कर ले तो ही बात बता पाएंगे, नहीं तो अगर अनम्यूट करेंगे तो फिर कहाँ बताएंगे आप। तो वायव्य कोण में अतिथियों का आप कक्षा बनाना चाहते भवन निर्माण करने समय, तो वायव्य कोण में अतिथियों का रूम बनाना चाहिए, क्योंकि वायु एक जगह में स्थिर नहीं रहता है। तो आपके जो है घर में कोई अतिथि आता है तो वायव्य कोण में निवास स्थान उन कोष्ठों में उनको ठहराइए, रुकाइए, तो अतिथि आपके घर में अधिक दिन तक नहीं रुकते हैं। और घर के जो मुखिया हैं उनका वायव्य कोण में कभी भी उनका शयन नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज होते घर से हमेशा बाहर उनको लगा रहता है, घर में जो है उनकी स्थिरता कभी बनी नहीं रहती है। और वायव्य कोण में कभी भी जो है अपना जो है आपका अलमारी वगैरह इत्यादि जो धन संग्रह करके आप रखते वायव्य कोण में नहीं रखना चाहिए। उसमें रखेंगे तो आपका कभी भी स्थिर धन आपके पास टिकेगा ही नहीं। और कभी भी भवन निर्माण करते समय आपका ढलान हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, दक्षिणी दिशा आपका और पश्चिम दिशा थोड़ा बहुत ऊंचा होना ही चाहिए। अगर इस तरफ अगर जो है नीचा हो तो फिर वो घर में कलह उत्पन्न होता है। तो इसमें बहुत सारे मैटर हैं, ठीक है। और ईशान कोण में भूल करके भी लेटरिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, देवस्थान है, ठीक है। घर के मुखिया जो है उनका जो है शयन कक्षा ईशान कोण में कभी नहीं होना चाहिए। रति ग्रह अर्थात पुरुष और स्त्री का जो विवाह होता है उनका भूल करके भी मास्टर बेडरूम जो है ईशान कोण में नहीं होना चाहिए।
आकार भूमि है, या आपका चारों तरफ जो है समान भूमि है, या त्रिभुज आकार भूमि है, ठीक है, या आपका ऐसा है कि पीछे कम फैला हुआ है, आगे ज्यादा फैला हुआ भूमि है। तो बहुत सारी बातें होती है, तब जा करके देख करके भी विचार किया जाता है। आप भूमि का खनन कर रहे हैं तो खनन करते समय पाषाण पत्थर मिलता है तो धन का लाभ होगा, और ईंट मिलता है तो भी अच्छा होगा। आपको कोयला मिलता है, कपाल मिलता है, हड्डी मिलता है, इत्यादि अन्य अन्य वस्तु मिलते हैं, उनका भी वो चीज विचार किया जाता है। तो बहुत सारे, और भूमि का भी जाति होता है, बहुत सारी बातें हैं, वो पढ़ते जाएंगे तो फिर समझ में आते जाएगा। ठीक है। जी गुरुदेव जी। आप शुरू करिए गुरुदेव, जुड़ना चाहेंगे। मैं अभी अभी एक विषय बोल रहा है। मेरा हालत खराब हो रहा है अभी कुछ दिनों में। क्या पढ़ाऊं क्या न पढ़ाऊं, ऐसे हो रहा है। करेंगे, चिंता मत करिए। मैं इसलिए आपको थोड़ा छोटा छोटा मोटा जो है, जैसे कि आपके पास कोई आता है कि भवन निर्माण के लिए बोल रहा है, तो किस दिशा में आपका भवन निर्माण प्रारंभ करना चाहिए, ईशान कोण से, आग्नेय कोण से, वायव्य नैऋत्य कोण से, या वायव्य कोण से, ये इसलिए राहु का मुख पुच्छ इत्यादि भी मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ा दिया, समझ रहे हैं। जी जी जी। अब इसमें आप देखेंगे कितने लोग ब्राह्मण लोग के हवन करना चाहते तो अग्नि का वास इत्यादि, यात्रा इत्यादियों का विचार जो है, रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो शिव जी का वास कहाँ है इत्यादियों का विचार, ये सब थोड़ा बहुत जानना परम आवश्यक होता है। सर्वार्थ सिद्धियों कैसे बनते हैं, रवि पुष्य योग कैसे बनते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत, ये जो मेन मेन पॉइंट है करेंगे। बस देखिए आप लोगों का जिज्ञासा जैसी होगी उसी के अनुरूप करेंगे।